Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing well. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 12th अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर दैट इज गुडविल। ये बहुत ही सिंपल और इजी सा चैप्टर है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर भी है और हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका थोड़ा बहुत रोल रहेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल का मतलब क्या होता है? Goodwill is an intangible asset which places an enterprise at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts. यानी बेसिकली गुडविल एक ऐसा इंटैंजिबल एसेट है। इंटैंजिबल का मतलब होता है ऐसे एसेट जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो गुडविल एक ऐसा ही इंटैंजिबल एसेट है जो एक फर्म को एडवांटेज प्रोवाइड कराता है एज कम्पेयर टू अदर फर्म्स कि वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सके बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन किए। यानी कि बेसिकली अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो गुडविल जो है एक तरह से एक फर्म या एंटरप्राइज की मार्केट में रेपुटेशन को दर्शाता है कि एक फर्म की मार्केट में कितनी रेपुटेशन है। अगर कोई फर्म बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है, उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दोज फर्म्स जिनकी गुडविल कम है या फिर वो न्यूली स्टैब्लिश्ड है और उनकी गुडविल नहीं है अभी मार्केट में, लोग उनके बारे में नहीं जानते, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानते। ठीक है, ओके। तो नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। अब हमें गुडविल वैल्यू करने की नीड क्यों पड़ती है? तो इसके 6 रीजंस होते हैं। सबसे पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होता है बेसिकली कि जो हमारे फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक फर्म है जिसमें 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, एंड उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:3। ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई नेक्स्ट ईयर से हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो 1:1 होगी। तो उस केस में हमें गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत है क्योंकि एक पार्टनर जो है वो गेन करेगा और एक पार्टनर जो है सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें तो अगर फर्म को 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो पहले वो लोग कैसे शेयर कर रहे थे, 40 ए का एंड 60 बी का, लेकिन 1:1 की रेशो होने के बाद ए को भी 50 मिलेगा एंड बी को भी 50 मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद बी का शेयर जो है वो घट गया और ए का जो है बढ़ गया। तो इस केस में बी को जो है वो ए को कॉम्पनसेट करना पड़ता है, इसीलिए हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में समझेंगे। अभी एक ब्रीफ आइडिया ले लिया हमने। नेक्स्ट रीजन गुडविल वैल्यू करने का है व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब भी एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमें गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। थर्ड इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ इज व्हेन फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। फिफ्थ इज 2 और मोर फर्म्स अमेलगमेट। 2 और मोर अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स मिलकर एक न्यू फर्म क्रिएट करते हैं तो उसे हम अमेलगमेशन कहते हैं। देन सिक्स्थ इज व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। जब एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है। इन 6 केसेस में हमें गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं कि गुडविल ज़्यादा होगी या कम? द फर्स्ट ऑफ ऑल इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर एक कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, एफिशिएंट है, कमिटेड है, तो उस केस में कंपनी जो है वो हायर प्रॉफिट्स अर्न करेगी क्योंकि उसकी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिन कंपनीज की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, वो अपना काम टाइम से नहीं कर सकते, उनके प्लान्स जो है प्रॉपरली बने नहीं होते, उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करते, तो एज़ कम्पेयर टू दोज कंपनीज जिन कंपनीज की मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, वो एक बेटर पोजीशन में होते हैं कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें और साथ ही साथ वो अपने काम को बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली स्मूथली ख़त्म भी कर देते हैं। देन सेकेंड इज फेवरेबल लोकेशन। अगर हमारा बिजनेस एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स विजिट करते हैं तो उस केस में हमारी कंपनी या हमारा जो एंटरप्राइज है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, ज़्यादा अर्निंग होगी, उसकी सेल्स इंक्रीज होगी। देन थर्ड इज क्वालिटी। अगर हमारा बिजनेस अब जाना जाता है अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स हैं वो बार बार वहाँ पे आएंगे क्योंकि दे आर एश्योर्ड ऑफ द क्वालिटी। उन्हें पता है कि हम जो भी सामान खरीदेंगे उसकी क्वालिटी एक एश्योरिटी है।
उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो गुडविल है वो मार्केट में ज़्यादा होगी। देन फोर्थ इज आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर एक कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, उनकी कंप्लेंट्स वगैरह को लिसन करती है, उस पर एक्शन लेती है, तो डेफिनेटली जो कस्टमर है उसका बिलीव उस कंपनी में बढ़ता है, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है और वो बार बार जो है रिपीटेड सेल्स करता है, मतलब रिपीटेडली विजिट करता है, उसी से ही सामान खरीदना प्रेफर करता है रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग विद एनी अदर ब्रांड्स। देन गुड कस्टमर रिलेशंस। अगर हमारे कस्टमर्स के साथ ऑब्वियसली रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिट है, क्योंकि हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। देन सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस से हमारा क्या मतलब है कि जो भी कंपनीज पहले से एग्जिस्ट करते हैं, काफ़ी सालों से काम कर रही हैं, अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोगों को पहुंचा रही हैं, उनको डिलीवर कर रही हैं, तो उन कंपनीज में लोगों का विश्वास ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम टाटा कंपनी की बात करें तो वो सालों से अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे, तो लोगों को एक भरोसा है कि वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे वो काफ़ी ऑथेंटिक होंगे, क्वालिटी वाले होंगे, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कोई एक नई फर्म खोलूँ AB लिमिटेड और मैं कहूँ कि भाई मैं भी सेम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हूँ तो मेरे से खरीदो, तो लोग जो टाटा पे ज़्यादा भरोसा करेंगे कि ना कि कल की आई हुई कंपनी पे। क्या पता मैं आज हूँ कल ना हूँ, बंद करके चले जाऊँ कंपनी। तो इसीलिए लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो गुडविल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ऐसी कंपनीज जो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हैं उनकी एज कम्पेयर टू द न्यू कमिंग कंपनीज या और अपकमिंग कंपनीज यू कैन से गुडविल ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल जो है वो दो तरीके की होती है, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल कौन सी होती है? परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जिसके लिए फर्म ने कोई कंसिडरेशन पे किया। कंसिडरेशन मतलब जैसे हमने कोई बिजनेस खरीदा, तो हम जब भी बिजनेस खरीदते हैं तो हम एक परचेज कंसिडरेशन पे करते हैं। तो बेसिकली जो परचेज कंसिडरेशन है वो क्या होता है? नेट असेट्स होता है। नेट असेट्स यानी कि असेट्स माइनस लाइबिलिटी, वो हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है। लेकिन हमने देखा होगा जैसे अगर हम 10 लाख के असेट्स हो किसी बिजनेस के, 8 लाख की लाइबिलिटीज़ हो, तो इस हिसाब से जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है वो कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपए। लेकिन हो सकता है वो बिजनेस हमने 5 लाख रुपए में खरीदा हो, तो ये जो एडिशनल हमने 3 लाख रुपए पे किए वह और कुछ नहीं बल्कि हमारा गुडविल ही होता है। ठीक है, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो ऑनर के और मैनेजमेंट के कलेक्टिव एफर्ट से विद टाइम जनरेट होती है। जैसे मैंने अपनी एक कंपनी खोली, मैंने अपने लोगों को रखा, मैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट में लाई, मैंने अच्छे से प्रमोशन किया, सालों मेहनत की, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि यार ये तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, इनकी कस्टमर सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं, एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगा, मार्केट में मेरी गुडविल जनरेट हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। इसके लिए कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं की जाती, रादर इट इज अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, जो परचेज गुडविल है इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एन एसेट, जबकि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं करते, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते, बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल शो नहीं करते, जबकि परचेज गुडविल को हम शो करते हैं। ठीक है, परचेज गुडविल इज रिटर्न ऑफ एट द अर्लीस्ट बट विद इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, है ना। एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल में इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव टू द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। तो बेसिकली जो परचेज गुडविल होती है वो कौन सी होती है? जिसके लिए हमने कंसिडरेशन पे किया हो, हमने उसके लिए कंसिडरेशन पे किया है, तो हमारा जो AS26 इंटैंजिबल असेट है वो क्या कहता है कि जिस भी गुडविल के लिए तुमने कंसिडरेशन पे किया है, यानी कि परचेज गुडविल के लिए, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है, एज एन एसेट शो करते हैं। तो परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। ये विद टाइम हम अर्न करते हैं अपने एफर्ट से, हमारी सर्विसेज से, ना कि हम इसके लिए कोई कंसिडरेशन पे करके इसको खरीदते हैं। तो हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम पढ़ रहे हैं वो हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? वो हम पढ़ रहे हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जिस केस में गुडविल जो है परचेज गुडविल है तो हमें उसकी वैल्यू पता ही है, जितना हमने कंसिडरेशन पे किया वही उसकी वैल्यू है। हमें वैल्यूएशन की नीड कब पड़ी? जब हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करते हैं। ठीक है, तो
चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आता है हमारा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। अब गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड्स होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में कोई सब कैटेगरी नहीं है। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 टाइप होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, वो है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, और इसका मतलब ये होता है कि ये जो गुडविल है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जैसे मान लो एक बिजनेस था ABC लिमिटेड, ठीक है, मेरा L रह गया, ABC लिमिटेड। अब मैं गई और मैंने उसके ऑनर से कहा कि भाई ये जो बिज़नेस है ना, ये ऑनर जो है वो बिज़नेस को बेचना चाह रहा था, तो मैंने उसे कहा कि ये बिज़नेस जो है मुझे बेच दो, आपकी जो भी शॉप है बिज़नेस है आप मुझे बेच दो, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी सेम नाम से। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं सालों से ये शॉप चला रहा हूँ, जिसकी वजह से मार्केट में हमारी बहुत रेपुटेशन है, जिसका बेनिफिट अब किसे होगा, मुझे होगा, है ना। काम किसने किया, इनका मान लेते हैं मिस्टर एक्स नाम है इनका, तो मिस्टर एक्स ने काम किया, उन्होंने गुडविल जनरेट की, उनकी सालों के एफर्ट्स लगे हुए, मेहनत लगी हुई है इसमें। और मैंने आगे कहा कि भाई ये जो आपकी दुकान है आप इसे बेच रहे हो तो मेरे को दे दो, आपका जो भी बनता हो आप वो ले लो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने जो नेट एसेट है उससे ऊपर की वैल्यू बेची। इन्होंने कहा कि जैसे मान लो क्या मेरी जो एसेट्स हैं वो है 15 लाख रुपए के, और जो मेरी लाइबिलिटीज़ हैं वो है 12 लाख रुपए की। तो मैंने बोला ठीक है, परचेज कंसिडरेशन हो गया 3 लाख रुपए, ले लीजिए 3 लाख रुपए और बिजनेस मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं, आपके लिए मैं इसको 8 लाख में दे देता हूँ, वैसे तो मैं 10-12 लाख में बेचता, लेकिन आपको मैं 8 लाख रुपए में दे देता हूँ। तो ये जो 5 लाख रुपए मैंने ज़्यादा पे किए, वो मैंने किस लिए पे किए, गुडविल की वजह से, क्योंकि इनकी चलती हुई दुकान थी, जिसकी वजह से इनकी मार्केट में रेपुटेशन थी, इनकी गुडविल थी, जिसकी वजह से कस्टमर्स जो हैं बाद में भी आएंगे, जिसका फ़ायदा मुझे होगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये होता है कि ये जो गुडविल मैंने परचेज की, इसका बेनिफिट मुझे आने वाले फ्यूचर में कितने साल तक मिलेगा। ये 2 साल 3 साल जो भी होगा वो सब क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें ये कभी निकालना नहीं होगा। हमें जो निकालना पड़ सकता है वो कभी कभी हो सकता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं जैसे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे हमें 3 साल का डेटा दिया हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं ईयर 2019, 20, 21, ऐसे हमें 3 साल का दिया हुआ है, साथ में हमें प्रॉफिट दिया है 10,000, 20,000 एंड 30,000। अब उसने कहा कि गुडविल निकालो, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो मान लो 3 ईयर्स है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम पहले इन तीनों को ऐड कर लेंगे, जो जाता है हमारा 60,000, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, 1 2 3। तो 3 से डिवाइड किया तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 20,000 आ गया। बस अब इस 20,000 को हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता चल गया, ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का क्या सीन है ये देखते हैं हम। तो नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हमारे प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल आइटम्स जो है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसका इफेक्ट इंक्लूडेड होता है। अब वो एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है और एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कहा इस साल जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो 90,000 रुपीज़ का हुआ है, ठीक है, और साथ साथ इस साल एक क्या हुआ, मेरे गोदाम में आग लग गई, जिसकी वजह से मेरा 10,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो मेरा इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है, 90,000। अब क्या ये जो लॉस है 10,000 रुपीज़ का, ये मुझे हर साल होगा, नहीं, हर साल तो नहीं होगा। तो ये मेरे लिए क्या है, ये एक एबनॉर्मल लॉस है, ना तो ये मेरी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है, ना ये रिकरिंग नेचर का है,
ना इसका मेरे बिजनेस से कोई लेना देना है। ये तो एक एबनॉर्मल लॉस है जो मुझे इंसिडेंटली इस साल हो गया। ऐसा तो नहीं है कि आने वाले हर साल में भी मुझे होगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट या जिसे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे सारे एबनॉर्मल लॉसेस को हम अपने नेट प्रॉफिट में वापस ऐड कर देंगे, जिससे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि बिजनेस के जो नॉर्मल सिचुएशन में बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न करता अगर ये एबनॉर्मल इवेंट जो है वो नहीं होता तो बेसिकली कितना होता फिर 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बिजनेस जो है हमारा अर्न करता। अब ये तो लॉस की बात हुई, सिमिलरली ऐसे गेन भी हो सकता है कि मुझे किसी चीज़ में प्रॉफिट हुआ हो, है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक पुराना फर्नीचर पड़ा था जिसकी बुक वैल्यू मेरे पास 2000 रुपीज़ थी, और मैं जब उसे बेचने गई तो मेरे को 5000 रुपीज़ मिले, तो 3000 रुपये का मुझे क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ठीक है, और मैंने अपना प्रॉफिट कितना दिखा दिया फिर 95,000 है कि मेरा इस साल का प्रॉफिट, ये अलग केस बता रही हूँ। जैसे मैंने कहा इस साल का प्रॉफिट मेरा 95,000 है, और जिसमें मुझे 3000 रुपये का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि मेरा फर्नीचर बुक वैल्यू थी 2000 रुपये और मुझे मार्केट में उसकी वैल्यू मिली 5000 रुपये, तो 3000 का मुझे एबनॉर्मल गेन हो गया। ठीक है, वो भी मैंने अपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया। लेकिन क्या ये गेन मुझे हर साल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मुझे ये जो 3000 रुपये हैं अपने प्रॉफिट में से माइनस करने चाहिए। ये मेरा 92,000 आएगा, जो कि मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसको देख के हम समझ सकते हैं। जैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर दिया होगा बिफोर एडजस्टमेंट, जो भी होगा अमाउंट होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसमें जो भी हमारे अब नॉर्मल लॉसेज होंगे हम उन्हें ऐड कर लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी फर्नीचर के केस में गेन बताया, लॉस भी हो सकता है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस केस में क्या हो सकता है, जैसे मैंने कोई एसेट परचेज किया और मैंने वो एसेट अकाउंट में डेबिट करने की जगह परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा। इस चीज़ को समझने के लिए ना हम ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान में रखें तो हमें सब चीज़ आसानी से समझ आएगी। ये अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है हमारा नेट परचेज, ठीक है, इधर आता है हमारा नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक आता है, और इधर निकल के आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ओके। अब देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो मैंने ज़्यादा लिख दिया। जैसे मान लो मुझे 8,000 लिखना था और मैंने 10,000 लिख दिया। अगर मैं इसे 8,000 लिखती तो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का आता ना, ऐसा मान लेते हैं वो आता मेरा 12,000 का। ठीक है, यहाँ हम टोटली कर लेते हैं, 4,000 का नेट परचेज मान लो, और नेट सेल्स हम कितना मान लें, 24, तो इसे 14 मान लो और इसे 10 मान लो, दोनों साइड का 24,000 आई गेस टोटल आ रहा है। ठीक है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरह से दिखता। अब हुआ क्या, मैंने ओपनिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा लिख दिया, मुझे 8,000 लिखना था और मैंने वो 10,000 लिख दिया। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो ये बैलेंसिंग फिगर है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है, ये कितना हो जाएगा, 12,000 की जगह ये भी कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 2,000 से कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरा 2,000 से प्रॉफिट कम हो गया होगा क्योंकि मैंने ओपनिंग स्टॉक 2,000 ज़्यादा लिख दिया। इसीलिए हम इसमें वापस क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकें। ठीक है, सिमिलरली हम अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी देख लेते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हमारा 14,000 है। अब 14,000 की जगह मैंने अगर इसे 12,000 लिखा होता तो मेरा यहाँ पे टोटल कितना बन रहा होता, 22,000।
यहाँ पे भी 22,000। तो इस वजह से मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आता है बैलेंसिंग फिगर 10,000। तो 2,000 क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू करने की वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी जो है 2,000 से कम हो गया, इसीलिए वापस हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ओके। हम ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान में रखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने कोई एसेट खरीदा 10,000 रुपये का, मान लो मैंने कोई एसेट खरीदा था और मैंने उसे एसेट अकाउंट में डेबिट करने की जगह परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे परचेज का बैलेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट घट जाएगा। जैसे 10,000 का था तो मान लो ये 4,000 से कितना हो जाएगा, फिर 14,000 हो जाएगा, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट घट के कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा। तो इसीलिए हम वापस क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। हमने फालतू में एक्सपेंस दिखा दिया था जबकि वो हमारा एक्सपेंस था भी नहीं। देन सिक्स्थ एंड द लास्ट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंस जो हमें फ्यूचर में नहीं होंगे, हमें फ्यूचर में ऐसे एक्सपेंस का कोई काम नहीं है, वन टाइम एक्सपेंसेस थे, तो उनको भी हम कंसिडर नहीं करते, उनको भी हम वापस ऐड कर देते। ठीक है, फिर एबनॉर्मल गेन्स में देखें, हम लेस क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन लेस कर देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे हम रख के देख सकते हैं कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा लिख दें तो उसकी वजह से टोटल भी जो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं इसे 15,000 लिख दूँ तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 25,000। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर 12,000 की जगह कितना हो जाएगा, 13,000। ऐसी अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक की वजह से भी स्टॉक जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हम लेस कर देंगे। देन फिफ्थ इज मैनेजमेंट कॉस्ट इफ़ नॉट डिडक्टेड। जैसे हम मान लेते हैं कि हम मैनेजर को जो है सैलरी देते थे, हर साल हमें मैनेजर को सैलरी देनी थी 10,000 रुपये, हमने नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, पहले जितने भी साल में हमने मैनेजर को सैलरी देनी थी हमने नहीं दी, हमने ओमिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस कर लेंगे, उसके बाद हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर नॉन रिकरिंग इनकम्स, ऐसी इनकम जो कभी कभी हुई है ना, जैसे गेन हो गया, कोई लॉटरी निकल गई तुम्हारी, तो वो सब नॉन रिकरिंग इनकम्स है, उसको भी हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमारे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, हमें फ्यूचर में दोबारा नहीं होने वाली। देन सेवेंथ इज इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एंड एट्थ एंड द लास्ट इज एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, अगर हमें पता है फ्यूचर में हमें एक एक्सपेंस पे करना है जो हमने माइनस नहीं किया, जैसे मैनेजर का एक्सपेंस था, तो हम वो भी उसमें से माइनस कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो हम ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो इससे क्लियर हो जाना चाहिए, और फिर भी नहीं होता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिमरन परचेज्ड अनीता's बिजनेस ऑन 1st April 2022. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average normal profit. तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो गया, 3। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो लास्ट 4 सालों के हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसके बेसिस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। द प्रॉफिट्स ऑफ अनीता's बिजनेस फॉर लास्ट 4 ईयर्स वर एज फॉलोज। देन फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एडजस्टमेंट्स वाले पॉइंट्स हैं यहाँ से। फर्स्ट इज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019, इस वाले साल में an asset was sold at a gain of rupees 10,000. हमने ईयर 2019 में क्या किया, एक एसेट को सेल किया जिससे हमें प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज़ का, तो ये हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल गेन है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि हमें फ्यूचर में तो नहीं होने वाला, तो हम इसे माइनस कर देंगे, यानी हमने प्रॉफिट जो है ज़्यादा लिखा है 10,000 से, तो हमने इसे माइनस कर दिया। Then second is during the year ended 31st March 2020, a machine was destroyed in accident and rupees 30,000 was written off as loss in profit and loss account. एक मशीन थी हमारे पास जो एक एक्सीडेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई और हमें 30,000 रुपये का लॉस हो गया। तो क्या ये लॉस हर बार होगा? हर बार ऐसा होगा कि कोई एक्सीडेंट होगा, हमारी मशीनरी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमें लॉस हो जाएगा? हर बार ऐसा नहीं होगा, ये हमारे लिए क्या है, नॉर्मल लॉस है, तो हम इसको क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे वापस प्रॉफिट में। देन थर्ड इज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 firm's assets were not insured due to oversight. Insurance premium being rupees 10,000. It is a regular expense incurred every year. उसने क्या बोला कि जो हमारा 31st मार्च 2021 वाला ईयर था उसमें हम हर साल जो है फर्म जो है अपने एसेट की इंश्योरेंस कराता था, लेकिन हम इस साल कराना भूल गए। ये हमारा क्या एक रेगुलर एक्सपेंस है, हम हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते थे 10,000 का, लेकिन इस बार हमने नहीं किया, ओमिट कर दिया हमने। तो हम इस बार अब इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर एंडेड, या फिर हम सिर्फ ईयर लिख लेते हैं। फिर प्रॉफिट, देन एडजस्टमेंट, एंड देन लास्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ईयर हमारे पास 2019, 20, 21 एंड 22। प्रॉफिट 90,000, 1,60,000, 1,80,000 and 2,20,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट। फर्स्ट ईयर में हमारे पास क्या हुआ था, हमने एक एसेट सोल्ड किया था और उस पर हमें एक एबनॉर्मल गेन हुआ था 10,000 रुपीज़ का। तो हम इस गेन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ब्रैकेट्स जो है वो सब्ट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 में एक मशीन की वजह से, मशीन जो है एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से हमें 30,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, वापस 30,000 प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। देन 2021 में हम अपना इंश्योरेंस एक्सपेंस, जो कि हमारा एक रेगुलर एक्सपेंस था, उसे पे करना भूल गए थे इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो हम अब कर देंगे 10,000 रुपीज़। लास्ट ईयर में हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 80,000, 160 प्लस 30, 190, 1,70,000 एंड 2,20,000 एज इट इज। इसको टोटल कर लेते हैं। ओके, तो टोटल करके आ रहा है ये 6,60,000। ठीक है, ये हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हमारा कितना है, 6,60,000 सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल थे हमारे पास, 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 1,65,000। अब गुडविल निकाल लेते हैं, गुडविल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 1,65,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज थे हमारे 3 into 3, which gives us 4,95,000। ये हमारा गुडविल हो गया। ठीक है, इजी। ये एक टेबल बनाया, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया। चलिए, अब एवरेज
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। अब नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जहाँ पे हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। ठीक है, और वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले एक बात बताते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम यूज़ क्यों करते हैं। जो हम इसमें वेट्स असाइन करते हैं ना, जैसे वो हम कैसे करते हैं कि जो ईयर सबसे पहले होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2018, 19, 20, 21, 22 ऐसे दिया हुआ है, तो जो लेटेस्ट ईयर है 2022, इसको हम ज़्यादा वेट असाइन करते हैं। वेट असाइन करने के पीछे हमारा मकसद ये होता है कि हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमें लेटेस्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, ऐसा ही प्रॉफिट हमें आगे फ्यूचर में भी होगा। इसीलिए हम इसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, है ना। फिर जैसे जैसे ईयर्स कम होते रहते, पीछे पीछे जाते रहते, उन्हें हम कम कम वेटेज देते रहते हैं। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर 2018, 19, 20 के दिए हुए हैं टिल 2022। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट after assigning weights 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits for the year ended 31st March। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये भी सेम उसी तरीके से हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ईयर 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022। Then profit 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 and 36,000। ठीक है, देन वेट्स हमारे कितना जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। लेटेस्ट ईयर को सबसे ज़्यादा वेटेज, और फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? वेटेड प्रॉफिट। कैसे निकलेगा वो? प्रॉफिट इनटू वेट्स करके, यानी 40,000 इंटू 1 40,000, 48,000 इंटू 2 96,000, 60,000 इंटू 3 1,60,000, 50,000 इंटू 4 2 lakhs and then 36,000 into 5, that is 1,80,000। अब सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट एंड सम ऑफ वेट्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15 and 6,96,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि कैसे निकलता है? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट 6,96,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, दैट इज 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 46,400। ठीक है, और गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। I guess 3 था number of years purchase। okay, yes, 3 years of purchase into 3 1,39,200। ठीक है, तो बेसिकली वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने क्या किया? सबसे पहले जो हमें प्रॉफिट्स गिवन थे
उनको हमने वेट से मल्टीप्लाई किया और हमने वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर वेटेड प्रॉफिट एंड वेट्स का हमने सम निकाला और उन्हें डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर सिंपली वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारी गुडविल की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसी के साथ हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड पे। सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत ही सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन लगाओ नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की वजह से, लेकिन अगर आप एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेसिकली सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर प्रॉफिट ये होता है कि अगर मेरे फर्म की गुडविल एग्जिस्ट करती है तो एज कंपेयर टू दोज फर्म्स जिनकी गुडविल नहीं है, मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई भी बिजनेस है, जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो है गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, ये मैं हूँ, ABC लिमिटेड कंपनी है मेरी, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन आएंगे ABC लिमिटेड से, ठीक है, और ये कोई भी एक न्यू कंपनी है, जैसे हम इसको मान लेते हैं XYZ कहते हैं, ठीक है। अब मेरी मार्केट में बहुत ज़्यादा गुडविल है, मैं बहुत लॉन्गर टाइम से काम कर रही हूँ, मेरी बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, ठीक है, फेवरेबल लोकेशन पे हूँ, अच्छे रिलेशन है मेरे कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मेरी मार्केट में बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन है। और एक न्यू कमिंग फर्म है जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, ये भी गारमेंट्स का ही बिजनेस करते हैं। मेरी कैपिटल मान लेते हैं 10 लाख रुपए है और इनकी भी मान लेते हैं कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब एज कम्पेयर टू अ फर्म जिसकी गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती, जो सेम इंडस्ट्री में है, सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय करता है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है और मुझको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे ज़्यादा हो रहा है तो मुझे वो किस वजह से हो रहा है? मेरी गुडविल की वजह से। और ये जो ज़्यादा हो रहा है ना प्रॉफिट, इसको ही हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। मतलब बेसिकली मैं कहूँ कि अगर गारमेंट इंडस्ट्री में कोई भी इंसान 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी कि 10% जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि 10% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर मेरी गुडविल इतनी अच्छी है कि मुझे 10 की जगह 15% रिटर्न मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? मेरा प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज़ हो रहा है, मुझे 15% रिटर्न मिल रहा है। तो ये जो 50,000 रुपये है, ये मेरा क्या है? सुपर प्रॉफिट है। 1 लाख रुपए क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और ये 1.5 लाख रुपए क्या? मेरा प्रॉफिट है। 50,000 रुपये क्या होगा? मेरा सुपर प्रॉफिट है, जो मैंने किस वजह से अर्न किया? मेरी गुडविल की वजह से, है ना। 1 लाख रुपए तो कोई भी अर्न कर सकता, इस इंडस्ट्री में कोई भी नया आए, पुराना हो, कोई भी हो, 10 लाख रुपए अगर किसी ने लगाए तो वो 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 1 लाख रुपए अर्न करेगा। लेकिन क्योंकि मेरी गुडविल एग्जिस्ट करती है मार्केट में, तो मुझे 10% नहीं बल्कि 15% का रिटर्न मिल रहा है, यानी मेरा प्रॉफिट 1,50,000 है। तो ये जो 50,000 मैंने एक्स्ट्रा कमाए, ये मेरा क्या है? सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और ये नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, जैसे हमने यहाँ पे भी निकाला। हमने क्या किया? सिंपली 10 लाख का 10% निकाला। वो 10 क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का हमने यूज किया, ठीक है। ओके, आई होप क्लियर था। एक बार फिर से बताओ, सुपर प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कोई भी फर्म, दो फर्म्स, एक की गुडविल है और एक की गुडविल नहीं है, सेम इंडस्ट्री में सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाएं और हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जैसे मान लो 10% है, और जो फर्म गुडविल के साथ है वो ज़्यादा अर्न करती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो वो जो ज़्यादा प्रॉफिट उसने अर्न किया उसको ही हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और अगर किसी कंपनी ने सिर्फ 10% के हिसाब से ही अर्न किया तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। ओके, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे दो तरीके होते हैं।
एक होता है एसेट साइड अप्रोच, एक होता है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में हम क्या करते हैं, सभी एसेट्स में से सारे एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल क्योंकि हम निकाल ही रहे हैं, अगर कोई बुक्स में पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल है जो परचेज गुडविल होगी तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं करते, और फिक्टिशियस एसेट्स को कंसिडर नहीं करते। फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअल में कोई एसेट्स नहीं होते, जैसे फिक्टिशियस एसेट्स मतलब मान लो जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, स्पेसिफिकली बोलूँ तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जो सच में कोई एसेट नहीं है, बस शो करने के लिए दिखाए हुए ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम साल दर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ कर देंगे। तो ऐसे एसेट्स को माइनस कर, ऐसे एसेट्स के अलावा यानी गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स के अलावा जो भी हमारे एसेट्स होंगे, चाहे वो डेटर्स हो, फिक्स्ड एसेट्स हो यानी मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, जो भी है, सब में से माइनस करेंगे हम आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज जैसे हो गए हमारे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक से कोई लोन लिया है तो वो हो गया, ठीक है। तो ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स में से माइनस कर दो अगर आउटसाइड लाइबिलिटी को, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। दूसरा मेथड होता है लाइबिलिटी साइड अप्रोच, जिसमें कैपिटल प्लस रिजर्व, ये किसका होता है, दोनों ऑनर का होता है, ये बाहर वालों का नहीं होता है ना। कैपिटल प्लस रिजर्व, उसमें से माइनस कर दो गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, तो हमारा क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो चीज़ गिवन होंगे, जौन से फॉर्मूला के कंटेंट हमें गिवन होंगे, वो फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक नोट लिखा है, अनलेस स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर एक बैलेंस शीट दी हुई है और वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख के उसके आगे अमाउंट लिख दिया, जैसे मान लो 5 लाख, तो हम क्या मानेंगे कि क्या है, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अगर वो स्पेसिफिकली कहेगा कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ही हम उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे, वरना हम उसे हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानकर चलेंगे, ठीक है। ओके, तब सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years as 18,000, 20,000 and 22,000. The capital investment of the firm is rupees 60,000, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमारा 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल इज 10%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी मिल गया हमें 10%, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, ठीक है। तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और हमने फॉर्मूला पढ़ा था गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो है 3, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है तो हमें गुडविल मिल जाएगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितना हो गया ये, आई गेस 60,000 टोटल है ऊपर का, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 20,000, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 60,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमारा 10% डिवाइडेड बाय 100, फिर कितना हो गया 6,000 रुपीज़। तो हमें एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई 6,000। यहाँ पे पुट कर देते हैं 20,000 माइनस 6,000, ये आ गया हमारा 14,000। और अब गुडविल के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें हमारी गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी,
दैट इज 42,000। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, जैसे हम निकाल रहे थे प्रॉफिट्स का सम किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करके, दोनों का हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके, और फिर उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। हमने गुडविल के बारे में बेसिक पढ़ा कि गुडविल का मतलब क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, परचेज गुडविल क्या होता है, हम गुडविल वैल्यू कौन सी करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल करते हैं। फिर उसके मेथड्स देखे हमने, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। सो नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी बेसिकली अगर हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद हमारा काम कुछ भी नहीं रह जाता, बस हमें इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो चलिए सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,50,000. Total tangible assets in the firm are ₹14 lakh and outside liabilities are ₹4 lakh. In the same type of business, the normal rate of return is 10%. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. तो हमें इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा वो भी गिवन है 10%। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे अभी, एक था एसेट साइड से एंड दूसरा लाइबिलिटी साइड से। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे को दिया हुआ है टोटल टैंजिबल एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटी। तो ये एसेट साइड अप्रोच वाला फॉर्मूला है, तो हम वही करेंगे। टैंजिबल एसेट्स का जो टोटल है वो है हमारा 14 लाख रुपीज़, उसमें से माइनस करेंगे हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़, दैट इज़ 4 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आता है 10 लाख रुपीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 10% अपॉन में 100, जो कि होता है हमारा 1 लाख रुपीज़। तो अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपीज़। सुपर प्रॉफिट हमारा हो जाता है 50,000। अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10, तो ये आ जाता है हमारे पास 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमारा गुडविल निकल आया। आई होप दिस इज़ क्लियर। काफ़ी सिंपल था ये। तो हमने बस सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया एंड उसके बाद डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमारे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम कैसे निकालते हैं, और कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे यहाँ पे हम निकाल रहे थे सुपर प्रॉफिट के साथ, सुपर प्रॉफिट को ऐसे कैपिटलाइज करने पे हमें डायरेक्ट गुडविल की वैल्यू मिल रही थी, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। वो जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, गुडविल होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं।
Yash and Karan were partners in an interior designer firm. Their fixed capitals were rupees 6 lakh and rupees 4 lakh respectively. There were credit balances in their current account, rupees 4 lakh and rupees 5 lakh respectively. Okay. The firm had a balance of rupees 1 lakh in general reserve. The firm did not have any liability. Firm की कोई liability नहीं है. ठीक है. They admitted Radhika into partnership for 1/4 share in the profits of the firm. The average profit of the firm for the last 5 years का जो हमें average profit given है वो है rupees 5 lakh. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of average profit method. The normal rate of return is 10%. ठीक है. ये CBSE के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में. तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है रुपीज़ 5 लाख. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे हम, जो कि हमारा क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 10%. यहाँ से हमारा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट आता है 50 लाख रुपीज़. ठीक है. ओके. अब हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना होगा, देखो हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच वाले फॉर्मूला से कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस और साथ ही रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है. इसमें से हम माइनस करते गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, लेकिन हमें इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो बस हम इन्हें ऐड करेंगे. तो उनके फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंसेस को ऐड करेंगे, दैट इज 6 लाख प्लस 4 लाख, 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस को ऐड करेंगे 4 लाख एंड 5 लाख, और साथ ही जनरल रिजर्व के बैलेंस को भी ऐड करेंगे, दैट इज रुपीज़ 1 लाख. ठीक है. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 12, तो ये आता है हमारा 20 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट है, तो हम गुडविल निकाल सकते हैं. गुडविल इनका डिफरेंस होता है, तो 50 लाख माइनस 20 लाख, तो गुडविल आता है हमारा रुपीज़ 30 लाख. ये हमारा गुडविल है. आई होप दिस इज क्लियर. तो हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने नॉर्मली अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था, उसकी हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली, और उसके बाद हमने उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया और हमारी गुडविल निकल आई. तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. काफ़ी सिंपल चैप्टर था, काफ़ी इजी चैप्टर था. आप अपने एंड पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हम मिलेंगे नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.